नमस्कार, दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम बीच बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास सोनी। तपेदिक रोग, जिसे हम क्षय रोग और टीबी के नाम से जानते हैं, और विश्व तपेदिक दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि विश्व में टीबी के प्रति लोगों में जागरूकता को बढ़ाना है। ये दिवस रोग को खत्म करने हेतु समाधान ढूंढने के लिए जाना जाता है, और इस दिवस का महत्व ये भी है कि टीबी को पूरी तरह से खत्म कैसे किया जाए और उसके लिए क्या कुछ वैश्विक प्रयास किए जाएं और उनके चरणों में क्या कुछ बदलाव किया जाए। टीबी दुनिया की सबसे घातक संक्रामक बीमारी है और इस रोग की वजह से विश्व में रोज कई मौतें हो रही हैं। तो ये रोग कैसे होता है, क्या इसके लक्षण है, क्या इसके उपाय हैं, इस रोग से बचने की क्या कुछ रोकथाम के प्रयास किए जाने चाहिए, इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनिल मीणा जी। आप वरिष्ठ विशेषज्ञ हैं वक्ष एवं क्षय रोग के। तो आइए डॉक्टर साहब से ही बात करते हैं और इन पूरे प्रश्नों का उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। सर, हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि क्षय रोग क्या है। सभी दर्शकों को और आप लोगों को मेरा अभिवादन। क्षय रोग एक संक्रामक बीमारी है जो विश्व की जो घातक बीमारियां हैं 10 उसमें स्थान रखती है। इसका जो घातकपन है वो इसी चीज़ से आप काउंट कर सकते हो कि वर्ल्ड में पर डे 4100 डेथ पर डे और 28,000 केस पर डे आ रहे हैं। ये इतनी घातक बीमारी नहीं है अगर अपन प्रोटोकॉल फॉलो करें तो। किसी भी बीमारी का बजाय इलाज के अगर अपन उसको रोकथाम पे ज़्यादा ध्यान दें तो हर तरीके से वो बेनिफिशियरी होती है। ये तो अब इतनी जागरूकता बढ़ी है तब ये आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं। ये अब भी है। बाकी तो पहले एक कितना बड़ा मतलब कैंसर एड्स से भी ज़्यादा भयंकर इसको माना जाता था। बिल्कुल माना जाता था सर। जो गया 10 दशक है, मतलब 2010 से 2020 तक, 2020 ऐसा साल रहा है जिसमें पहले केस घटते आ रहे थे और 2020 में केस बढ़े हैं और डेथ बढ़ी है। ये कारण क्या है? उसका कारण सर इम्यूनिटी रही है कि बीच में कोविड आया, कोविड में इम्यूनिटी कम हुई। इम्यूनिटी की जहाँ भी ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक के बैक्टीरिया से होता है। और 24 मार्च 1882 में रॉबर्ट कोक नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। उसके पहले ये बीमारी लाइलाज थी। लाइलाज इसलिए थी कि जब अपने को पता ही नहीं कि ऑर्गेनिज्म क्या है तो उसकी दवाई क्या आएगी। उसके बाद इसका डायग्नोसिस भी हुआ। डायग्नोसिस के बाद उसके क्या क्या दवाइयाँ चलेगी वो आए। आज हम इसको कंट्रोल करने की बहुत अच्छी स्थिति में है, काफ़ी अच्छी अच्छी दवाइयाँ अपने पास उपलब्ध है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि प्रिवेंटिव इज बेटर देन क्योर। लेकिन इनके कारणों पे विचार किया जाए तो कारणों का सर किन किन को सबसे ज़्यादा कारण मानते हैं कि भाई इस वजह से होता है? उसका कारण मेन तो सर क्या है कि इम्यूनिटी डिपेंड करता है, इन्फेक्शन इम्यूनिटी पे। प्रिवेंशन के लिए अपन क्या कर सकते हैं? पहली कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि अपने को इन्फेक्शन हो ही नहीं। उसके लिए किसी भी व्यक्ति को अगर हफ्ते 7 दिन से 14 दिन के बीच अगर खांसी है लगातार तो उसको जांच करानी चाहिए। जब अपने को ये पता पड़ जाए कि इसके खांसी हो रही है कंटिन्यू तो डिस्टेंस मेंटेन रखे। उसको अगले को ये राय दें कि मुंह पे कपड़ा रखे खांसे, और जितना जल्दी हो सके वो बलगम की जांच कराएं। बलगम की जांच कराएं। उसमें अगर नेगेटिव आता है, पॉजिटिव आता है, ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। नेगेटिव अगर आता है तो उसको एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी जाती है। ये सब चीज़ें अस्पताल में मुफ्त है। बस केवल क्या है कि जानकारी के अभाव में लोग नहीं जा पाते और उसको खींचते रहते हैं, लंबा खींचते रहते हैं, जो नहीं करना चाहिए। वो उसके लिए घातक है। अगर नेगेटिव है उसको एंटीबायोटिक दी जाती है। एंटीबायोटिक अगर 7 दिन देने के बाद भी उसके इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है तो उसका फिर एक्सरे किया जाता है। खांसी कितने दिन तक लगातार चले तब हमें जाना चाहिए? वैसे जनरली तो 4-5 दिन तक हमें खांसी रहती है तो हम ऐसे ही अवॉइड कर लेते हैं। वैसे क्या है, प्रोटोकॉल में 14 दिन का रखा है। 14 दिन से ज़्यादा खांसी है तो आपको जाँच करानी ही करानी है। तो खांसी ही एकमात्र इसका लक्षण है या और भी लक्षण और भी हैं? और भी क्या क्या उसमें यह है कि एक तो थकना, भूख कम लगना, शाम के टाइम बुखार आना, मुंह से खून आना कफ के साथ,
और खांसी लंबे टाइम तक, और बॉडी वेट का घटना, बॉडी ऐसा वेट कुछ? घटेगा, थकान और बॉडी वेट ये होगा सब उसमें। और क्या कुछ कोई लक्षण जिनसे अपन हमें पता ये चल सारे सके कि? जरूरी नहीं कि सारे लक्षण एक ही मरीज में हो। कुछ लक्षण 2-3-4 लक्षण अगर आपके पास हैं, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कफ। अगर कफ आपको 14 दिन से ज़्यादा है तो आपको जांच करानी चाहिए। और इसमें अगर अपन लंबा करते हैं, जांच नहीं कराते हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत एंटीबायोटिक ली, उसके बाद भी खांसी नहीं है और लंबा खींचते जा रहे हैं, तो इसमें सबसे बेकार बात है वो ये है कि जो अगर आपको टीबी है तो जितना नुकसान आपके फेफड़ों में हो चुका वो हो चुका, उसकी भरपाई नहीं होती। हमारे यहाँ सब बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मरीज जैसे ही खांसी हुई, जो 10-12 दिन हुई, तो वैसे घरेलू जुकाम की वजह से घरेलू नुस्खे लेते रहते हैं, और जब ज़्यादा प्रॉब्लम उसको आती है तब जाके हॉस्पिटल आता है, जब तक उसका काफ़ी नुकसान हो चुका होता है और फिर और उसकी भरपाई नहीं होती। टीबी की दवाइयों से हम जो आगे का नुकसान रोक सकते हैं, लेकिन जो नुकसान हो चुका उसकी भरपाई इसमें नहीं होती। इसलिए सभी दर्शकों से निवेदन है कि आपके परिवार में, आपके आसपास में अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसको 14 दिन से ज़्यादा खांसी है, तो उसकी जांच कराएं। जांच के लिए भी आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना है, पीएचसी पे जाएं, और जब भी जांच कराने जाएं इस चीज़ की सुनिश्चितता कर लें कि जैसे कल मेरे को जांच के लिए जाना, तो आज रात को सोए, उसके बाद सुबह जब उठे तो जो पहला कफ होता है तो उसको साथ ले जाएं। कफ की जांच होगी, कफ की जांच होगी। तो वो जो फर्स्ट कफ आता है ना, वो चाहे 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, 6 बजे उठो, जो सुबह सुबह का कफ आता है वो ज़्यादा बेनिफिशियरी होता है डायग्नोसिस के लिए। किसी को एलर्जी वगैरह रहती है तो ये भी क्या कुछ टीबी? एलर्जी का सर, एलर्जी का क्या है, एलर्जी में सांस वगैरह ज़्यादा की दिक्कत ज़्यादा आती है। उसमें कफ कम होता है, सांस वगैरह ज़्यादा होता है, सांस ज़्यादा फूलता है एलर्जी वाले में। तो ये दोनों डिफ्रेंशिएट किए जाते हैं सिम्टम्स से। जनरली अगर नौजवान कोई भी है, उसको खांसी है, सांस की दिक्कत नहीं होगी अगर एलर्जी नहीं है तो, क्योंकि उसके लंग्स स्वस्थ होते हैं, इसलिए उसको इतना एहसास नहीं होता। ओल्ड एज में ज़रूर आप इसको कह सकते हैं कि उसको सांस की दिक्कत ज़्यादा होगी, क्योंकि फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं। स्मोकिंग वगैरह जो बहुत मेजर फैक्टर है इसके, उसकी वजह से लंग्स बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, तो उनको ज़रूर ये चीज़ होती है। आजकल ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, इतनी प्रॉब्लम चल रही है, तो क्या इनकी वजह से भी टीबी के केसेस? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो पेशेंट अगर डायबिटीज़ किसी को है तो उसमें ट्यूबरक्लोसिस की संभावना बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस में एक तो ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा होता है, इम्यूनिटी भी डाउन होती है, और टीबी एक ऐसी बीमारी है जो बाल और नाखून के अलावा पूरी बॉडी में हो सकती है, हर पार्ट को अफेक्ट करती है। इसलिए कहीं भी किसी को अगर दिक्कत है तो वो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, अपने हिसाब से इलाज नहीं करें। लेकिन आजकल सर ये देखा जा रहा है कि किसी में लक्षण नहीं भी है तो भी उसमें टीबी का आइडेंटिफिकेशन हो रहा है। हाँ, बहुत अच्छा। ये फिर कैसे अपन फाइंड आउट कैसे करें? सर मैं बताऊंगा आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने जैसे आपसे निवेदन किया कि टीबी केवल फेफड़ों की नहीं होती है, टीबी बाल और नाखून के अलावा बॉडी के हर पार्ट में हो सकती है, किसी भी पार्ट में हो सकती है। बोन की भी होती है, स्किन की भी होती है, ऑर्गन्स की भी होती है। तो अपन ये सोच के नहीं चले कि मेरे खांसी है तो ट्यूबरक्लोसिस नहीं हो सकता, उससे जिस ऑर्गन में होगी उसके सिम्टम्स पैदा करेगी वो। यूरोजेनाइटल जो है ट्यूबरक्लोसिस है, उसमें बहुत हमारी बहनें हैं, उनको बांझपन की शिकायत आ जाती है। आजकल महिलाओं में बहुत ज़्यादा चल रही है, तो ये भी इसका मेन कारण हो जाता है कई बार। जनरली तो क्या है कि जो ट्यूब है, यूट्राइन ट्यूब है, वो ब्लॉक हो जाती है, और उसका मोस्ट कॉमन काज है वो ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हो जाता है। अगर यूरोजेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस किसी को है तो वो उससे बांझपन की शिकायत रहती है, और हमने कई केसों में ये देखा है कि बांझपन की जो शिकार बहनें होती है, उनको अगर हम एंटी ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो उसमें बहुत अधिक हमें सक्सेस मिली है कि वो प्रेग्नेंट हो जाती है। टीबी को अगर बिल्कुल सरल भाषा में समझना चाहे तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है बॉडी में? ये जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो जीवाणु ये जाके करता क्या है, जिस वजह से हमें इतना भुगतना पड़ता है? सर एक्चुअली क्या है कि ये जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कि एक संक्रामक बीमारी है जो एक से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण होता है, और संक्रमण होता है एयरबॉर्न। एयरबॉर्न का मतलब जैसे मेरे ट्यूबरक्लोसिस है
वो मैं खांस रहा हूँ, आप मेरे पास बैठे हो, मेरा खांसना हुआ, जो बैक्टीरिया है उस खांसी के साथ हवा में गए और उसी टाइम आपने सांस लिया तो उस सांस के थ्रू आपके फेफड़ों में चले गए, तो मुझे होने का पूरा खतरा रहेगा। बता रहा हूँ सर उसमें, लेकिन अपन हर आदमी का तो अपन देख नहीं सकते, उसमें ये डिपेंड करता है कि अगर मेरे खांसी है तो मैं पॉजिटिव हूँ या नहीं हूँ, मेरे खांसी में बैक्टीरिया हवा में निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे, पहली बात, या फिर मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता। और उसमें जैसे आपने उसको इनहेल किया है तो उसकी डोज क्या है, भाई मान लो मैं कोई भी पेशेंट है 3+ है, उसके बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया उसमें आएंगे खांसी के साथ, और उसको अगर आप पड़ोसी ने जो साथ बैठा उसने इनहेल्ड कर लिया तो बैक्टीरिया की जो डोज बहुत ज़्यादा होगी, कि 1+ है कैटेगरी में जिसके मतलब बैक्टीरिया कम आ रहे हैं तो उसमें चांसेस कम हो जाते हैं। उसके बाद एक बार लंग में पहुंच गया है तो ये डिपेंड करता है कि उसकी इम्यूनिटी कितनी है। सही बात। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो वो क्या है कि जो अपने फेगोसाइट्स होते हैं वो उसके चारों तरफ कवर बना लेंगे और उसको एंगल अप कर जाएंगे और वो क्या डोरमेंट स्थिति में हो जाएगा। और अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो बैक्टीरिया पावरफुल रहेगा, आपकी सेना जो है शरीर की वो उसको रोक नहीं पाएगी, वो डेवलप कर जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी के बैक्टीरिया शरीर में गया तो उसको टीबी डेवलप हो ही हो, ये डिपेंड करता है कि अगले की इम्यूनिटी कितनी है और उसमें डोज कितनी इनहेल्ड की है। तो ऐसी क्या सावधानियां बरती जाए जिससे हम टीबी से बच सकते हैं, यानी ऐसा खान पान में क्या कुछ बरतें या हमारी जीवन शैली में ऐसा क्या कुछ परिवर्तन किया जाए? सबसे अच्छा तो सर ये है कि अगर आपके पास कोई आदमी बैठा है और उसको खांसी है तो आप अपने मुंह पे कपड़ा रुमाल वगैरह रख लें, या फिर उसको कह दें कि जब भी जनरली अपन ट्रेंड एक डेवलप कर लें कि भाई मेरे खांसी हो रही तो मेरी टेंडेंसी होनी चाहिए कि मैं मुंह पे कपड़ा रख के खांसूं तो वो दूर तक बैक्टीरिया नहीं जाए। बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या है कि एक तरीके से अपनी जो सोच है और अपना ज्ञान है, ज्ञानवर्धन के लिए ही अपनी प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें हर आदमी ये सोचना चाहिए कि अगर मेरे लंबे टाइम खांसी है तो एक तो मुंह पे कपड़ा रखे खांसते टाइम, मर जाए जहाँ नहीं थूके, क्योंकि जैसे बलगम जो आएगा और आपने कहीं भी थूक दिया तो उसमें भी कीटाणु रहते हैं, तो वो किसी भी जैसे उसके पास पंखा चला दिया तो उससे उठ सकते हैं। ठीक है सर। तो इसलिए एक तो ये ध्यान रखिए कि किसी को भी खांसी है तो खांसीते टाइम मुंह पे कपड़ा रखें। उसके अलावा अपने को पता है वो नहीं रख रहा तो अपने मुंह पे कपड़ा रख लें या थोड़ा सा साइड में जाए, उस साइड से खुद की सावधानी खुद रखें। बिल्कुल। अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस डेवलप हो गया, अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस डेवलप हो गया, जांच में आ गया, तो उसके बाद पहला ये तो हो गया प्रिवेंशन का कि अपने को सावधानी रखनी चाहिए, खांसते टाइम मुंह पे कपड़ा रखें। अगर मान लो कोई ऐसा आदमी है जो नहीं रख रहा तो अपन रख लें और वेंटिलेशन जहाँ ज़्यादा अच्छा हो वहाँ चले जाएं। इसके बाद आता है अपने की मान लो ट्यूबरकुलोसिस डेवलप हो गया तो उसकी जांच के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध है। सभी पीएचसी पे आजकल बलगम की जांच हो रही है। बलगम की जांच कराने के लिए अगर आपको जाना है तो मैं ये चाहूँगा कि आप इस नॉलेज जो मैं दे रहा हूँ इसको गौर करें और आपका टाइम ख़राब नहीं हो, इसलिए बेटर है कि क्योंकि हमारे पास कई पेशेंट आते हैं और वो बलगम लेके आते नहीं, फिर दूसरे दिन भी उसको बुलाते हैं बलगम के। बेटर है कि आप सुबह का बलगम इकट्ठा करके लेके जाएं तो एक जांच तो उस टाइम हो जाएगी और उसके साथ के साथ सेकंड सैंपल ब्रश करने से पहले बिना ब्रश किए जाएं, पूरा अंदर से जो खांसी आती है खांस के निकाल के वो बलगम और उसको ले लें। और 2 जांच होती है इसमें, एक तो जो मॉर्निंग का सैंपल होगा, एक स्पॉट सैंपल होगा जो मॉर्निंग वाला लेके जाएगा, स्पॉट हम वहाँ से लेंगे, दोनों की जांच होगी। और दोनों की जांच में अगर पॉजिटिव आ जाता है, वो पॉजिटिव आ जाता है तो हम उसका ट्रीटमेंट शुरू करवाते हैं। ठीक है। और अगर नेगेटिव आता है तो उसको एंटीबायोटिक देते हैं। इसके ट्रीटमेंट के बारे में एक भ्रांति ये भी है कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो जिंदगी भर चलता रहता है, क्या कितना सही है ये बिल्कुल भी सही नहीं है साहब, झूठ है ये जो भ्रामक फैलाई गई है लोगों क्योंकि पहले आज से 20 साल पहले टीबी को एक बहुत बड़ी एक ऐसी बीमारी के तौर पे देखा जाता था कि अगर टीबी हो गई तो मरना निश्चित है। इस तरीके की भ्रांति भी फैली हुई थी। इसका जो है ना, इसके लिए अगर आप जिम्मेदार है तो खुद मरीज भी जिम्मेदार है। जी बिल्कुल। टीबी अगर किसी को हुई है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। बहुत अच्छा इलाज आज की तारीख में मौजूद है, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि मरेंगे या कुछ ऐसा होगा। मरता कैसे है आदमी कि लंबा इलाज चलता है। लंबा इलाज चलता है तो वो क्या 2-1 महीने में इम्प्रूवमेंट आते हैं, वो ये सोचता है मैं तो ठीक हो गया, अब क्या जरूरत है मेरे को इलाज की, फिर लापरवाही खुद ही। जबकि उसको नेगेटिव तो जल्दी हो जाता है। लेकिन जो डोरमेंट बेसिलाई हैं अलग अलग तरीके के होते हैं, तो फास्ट ग्रोइंग है,
स्लो ग्रोविंग है और बहुत ज़्यादा स्लो ग्रोविंग है। तो जो फास्ट एक्टिंग है ना उन पे तो तुरंत दवाई एक्शन करती है, तो वो किल हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते सही बात हैं। है। लेकिन जो स्लो ग्रोविंग और डोरमेंट है उनमें टाइम लगता है। मरीज ये सोचता है कि मैं तो नेगेटिव तो हो ही गया, अब 2 महीने दवाई लेते ही, और अब मेरे को दवाई क्या जरूरत है, क्यों जाऊं मैं। तो वो जो बात है ना मरीज के दिमाग में ये आ जाती है और वो दवाई छोड़ देता है। उसके बाद जब वो अगर दोबारा तो होगी, उसको दोबारा होगी तो ये दवाइयाँ 50% काम करेगी उसके, और फिर उसने एक बार छोड़ दी तो 20% वो रेजिस्टेंट हो जाता है, फिर ये दवाइयाँ काम नहीं करेगी। अब दवाइयाँ काम नहीं करेगी तो फिर हम हेल्पलेस हो जाते हैं। जो दवाइयाँ जैसे उसके में सेकेंड लाइन ड्रग डालते हैं या MDR की दवाइयाँ उसको शुरू करते हैं, तो जिस उसके लिए हमसे अलग से जांच कराते हैं कि भाई सेंसिटिविटी टेस्ट कराते हैं कि भाई जैसे आजकल CB0 कराते हैं, CB0 के बाद अब TrueNAT आ गई, उसके बाद सेंसिटिविटी टेस्ट कराते हैं। अगर उसमें रेजिस्टेंट नेगेटिव है तो हम वही ट्रीटमेंट दोबारा शुरू कर देते हैं। ये ट्रीटमेंट टोटल मिलाकर कितने समय के लिए दिया जाता है? सर ये डिपेंड करता है कि उसमें कौन सी टाइप का है। अमूमन अगर रूटीन में 6 महीने का, रूटीन में 6 महीने का, रूटीन में 6 महीने का है, और मैक्सिमम 6 महीने से लगाकर नहीं 6 महीने से अगर वो रेजिस्टेंट हो जाता है तो 6 महीने का भी है, 9 महीने का भी है, 1.5 साल का भी है। वो है रेजिस्टेंट पे। रेजिस्टेंट कब होगा? जबकि वो बीच में 2-3 बार दवाई छोड़ देता है। तो सर बच्चों के लिए तो जैसे BCG का टीका अवेलेबल है, लेकिन जो एडल्ट हैं उनके लिए क्या दवाई ही एकमात्र विकल्प है या कुछ ऐसा कुछ वैक्सीन भी है? एडल्ट के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है सर, और BCG जो हम लगाते हैं वो लगाने के बाद भी ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है कि उसको TB नहीं होगी। अच्छा, ये अपन इस तरीके से नहीं कह सकते कि वो जिंदगी भर के लिए सेफ हो गया, उसको ट्यूबरकुलोसिस नहीं होगा। तो टीके का भी कुछ टाइम पीरियड फिक्स रहता है? टाइम पीरियड फिक्स नहीं है सर। उसमें यह है कि उसमें थोड़ी इम्यूनिटी अच्छी डेवलप हो जाती है, तो जो चांसेस कम हो जाते हैं लेकिन खत्म नहीं होते। सही बात है। उससे चांसेस कम हो जाते हैं ट्यूबरकुलोसिस होने के, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी रहती है। तो कुल मिलाकर इम्यूनिटी को बूस्ट अप करना है, बूस्ट अप करने इम्यूनिटी को कैसे कुछ किया जाए कि BCG जो बचपन में लगाते हैं सारे बच्चों को लगाना चाहिए। एक तो उससे बहुत फर्क पड़ता है, इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है इसके अगेंस्ट में। दूसरा क्या है कि प्रिवेंशन के बाद क्यूरेटिव ट्रीटमेंट अपन देते हैं। इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए डाइट अच्छी होनी चाहिए, स्मोकिंग वगैरह नहीं करें, कोई भी ऐसा शराब वगैरह नहीं लें। ये सब चीज़ें इम्यूनिटी डेवलप करती है। डाइट का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए राज्य सरकार ने और नेशनल लेवल पे ही जो प्रोग्राम चल रहा है, तो पहले RNTCP के नाम से चल रहा था, ये रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। अब इसको कर दिया NTEP, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम, TB मुक्त संसार। 2025 तक भारत को TB मुक्त करना है, ये प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन ये कोरोना की वजह से थोड़ा डिले हुआ है। तो कोरोना के बाद में आप कितना कुछ मानते हैं? क्या TB के पेशेंट बढ़े हैं या कम हुए हैं? डेफिनेटली बढ़े हैं। और जो अभी 2022 की थीम है वर्ल्ड की, वो है कि इन्वेस्ट टू एंड TB, सेव लाइफ। तो इसमें क्या है कि रिसोर्सेज अपने को बढ़ाने पड़ेंगे TB को रोकने के लिए और मुक्त करने के लिए। इसमें मैं निवेदन कर दूं, अभी ट्रीटमेंट की बात चल रही थी, 6 महीने का ट्रीटमेंट है रूटीन में, और हर 2 महीने पे जांच होती है। पहले तो शुरू में हो ही गई, 2 महीने बाद दवाई देने के बाद में उसको दोबारा जांच करेंगे, स्पुटम नेगेटिव हुआ या नहीं हुआ तो वो ट्रीटमेंट थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे। अब इसमें जो ट्रीटमेंट अपन शुरू करते हैं, एक मेन प्रॉब्लम ये आती है लोगों की कि साहब हमारे तो पेशाब में खून आने लग गया, जबकि एक्चुअली वो ब्लड नहीं होता है। वो जो दवा देते हैं रिफाम्पिसिन, उसका लाल कलर होता है और वो पेशाब के थ्रू निकलता है। इसलिए सभी से, मेरे चिकित्सक बंधुओं से भी और सभी दर्शकों से निवेदन करता हूँ कि TB की दवा शुरू जब भी करते हैं, शुरू में लाल रंग का पेशाब आता है, तो कभी भी ये गलतफहमी नहीं पालें कि साहब मेरे गर्मी हो गई और पेशाब में खून आना शुरू हो गए। वो केवल दवाई का रंग होता है, और यही समझ के लोग बाग है ना, साहब मेरे तो गर्मी हो गई, पेशाब में खून आने लग गया, दवाई बंद कर देते हैं। कई लोग आते हैं हमारे पास रूटीन में आते हैं। तो पहली बात तो जब भी शुरू करें ये चीज़ पहले बता देनी चाहिए कि साहब जब भी आप दवाई लोगे, पेशाब का रंग, दवाई का रंग आएगा तो पेशाब लाल आएगा, तो पेशेंट के क्या माइंड में वो चीज़ फिट रहती है और वो टेंशन नहीं करता है। अगर एक बार अपन वो उसके आने लग गया और फिर अपन कहते हैं ना, तो उसके 50% जब बैठती हो
यार ये तो बचने के लिए कर रहे हैं। तो आप पहले ही उस चीज़ को बता दें कि साहब जब भी आप दवाई लेंगे सुबह पेशाब का रंग लाल आएगा, तो इसकी चिंता नहीं करें। टीबी का पूरा ट्रीटमेंट लेने के बाद में भी फिर से टीबी होने की संभावना कितनी रहती है? जिसने 15 महीने ले लिया हो, अगर वो सीवियर केस है और उसने 15 महीने का पूरा ट्रीटमेंट ले 15 महीने नहीं, 6 महीने का, 6 महीने का है। अगर उसने रेगुलर पे लिया है ना, तो इसमें वापिस होने की संभावना बहुत कम संभावना रहती है। अगर इस बीच में अगर कोई इम्यूनिटी उसकी डाउन हुई, जैसे मान लो कोविड हो गया और कुछ इस तरीके की हो गई, या HIV हो गया, तो उसमें रिलेप्स ज़्यादा होते हैं। एक कोई टीबी का पेशेंट अगर कोई घर में हो जाता है तो फिर उससे सभी घर वाले या फिर आस पड़ोस वाले भी दूरी बना के रखते हैं, ये कितना सही है? रखना जरूरी है, बिल्कुल रखना चाहिए। उनकी खाने पीने लेकिन ये नहीं, खाने पीने का सामान भी अलग से, दूरी एक अलग चीज है, नफरत एक अलग चीज है। नफरत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बीमारी है, सारी बीमारी है, किसी को भी हो सकती है। बस सावधानी रखें, उसके खाने पीने का अलग रखें, सोने का कुछ टाइम के लिए अलग रखें। बलगम जब भी करे तो एक ढक्कन वाला पोट ले लें, उसमें मिट्टी भर के और उसमें वो कफ करे और ढक दे, और सुबह उसको ज़मीन में गाड़ दे कहीं भी, ताकि वो इन्फेक्शन दूसरों को नहीं है। तो सावधान रखनी चाहिए। कपड़े उसके काम में नहीं ले, कपड़े धूप में डाल दें। एक सर पूरे इसमें एक जागरूकता की कमी भी कहीं दिखाई दे रही है, हम इतने जागरूक भी नहीं हैं। लिटरेसी का फ़र्क पड़ता है सर, लिटरेसी का फ़र्क पड़ता है। दूसरा क्या है कि कई लोग बाग जो हेल्दी होते हैं ना, उनको अगर हम ये कहते हैं कि साहब आपके इस तरीके से जांच में ट्यूबरकुलोसिस है, वो मानने को तैयार नहीं होते। अब डायबिटीज़ वगैरह है, HIV है, अभी कोविड है, तो इसमें पॉसिबिलिटी होती है किसी भी आदमी को हो सकती है। डायबिटीज़ वालों को तो मोस्ट कॉमन है, बहुत कॉमन होता है। कहीं अरे साहब मैं तो हट्टा कट्टा हूँ, मेरे कैसे हो सकता है। दूसरा, जैसे फेफड़ों की अगर आपको ट्यूबरकुलोसिस नहीं है तो कई कारण हो सकते हैं। दूसरे स्किन भी हो सकती है, जेनेटो यूरिन ट्रैक्ट की हो सकती है। तो और क्या, फेफड़ों में भी पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी दो तरीके की होती है। पल्मोनरी में आपको खांसी वगैरह होगी, लेकिन कई बार क्या फेफड़ों में पानी भर जाता होगा, आपने भी सुना होगा। फेफड़ों में पानी भर जाता है। अच्छा, फेफड़ों में पानी भर जाता है, वो भी टीबी की वजह से? वो भी टीबी की वजह हो से सकता है। नहीं हो सकता है, नहीं 90% वगैरह वही होता है। अच्छा, ये ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। कई बार क्या है कि इन्फेक्शन अंदर नहीं होके जो प्लूरा होती है अपने विसरल और पैराइटल प्लूरा, उसके बीच में बैक्टीरिया पहुंच जाता है, तो वहाँ से ये प्लूरल इफ्यूजन डेवलप कर देता है, इरिटेशन करके। जैसे कोई भी किस चीज़ की एलर्जी होती है, एरिथमा हो गया, वहाँ से कई बार ऊजिंग होने लग जाती है, एलर्जी होती है किस चीज़ से, तो वो पानी बन जाता है वहाँ, तो उसको निकालने की जरूरत होती है। उसमें वही टीबी का 6 महीने का ट्रीटमेंट चलता है। तो सर, विश्व तपेदिक दिवस के ऊपर आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? सभी दर्शकों को मैं निवेदन करता हूँ कि अगर आपको टीबी है तो आप घबराएं नहीं। दवाई जो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की है वो दवाई सारी मुफ्त है, हर चीज़ मुफ्त है। इसके साथ ही एक जानकारी और देना चाहूँगा कि जो भी आदमी, जैसे ANM साहब को दवाई खिलाती है तो उसको 1000 रुपये मिलते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसको खांसी है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसको जांच के लिए भेजता है या लेके जाता है तो उसको 500 रुपये। तो सरकार अपनी तरह से पूरे प्रयास कर रही है, केंद्र सरकार। उसके बाद सर हर जैसे 6 महीने का कोर्स है तो डाइट के लिए पूरे 6 महीने के 3000 रुपये अलग से देती है गवर्नमेंट। जरूरत है जागरूक होकर हॉस्पिटल तक पहुंचने उन चीज़ों का फायदा लेने की और इलाज से लगातार जुड़े रहने की बहुत ज़रूरत है। अगर दवा लगातार ले तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा है कि ठीक नहीं हो, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस दवाई लगातार ले, घबराना नहीं। और लोगों से जो भी ट्यूबरकुलोसिस जिनको है तो उनसे नफरत नहीं करके थोड़ी सावधानी रखें। तो सर, आज आप स्टूडियो में पधारे और आपने सारे प्रश्नों का बहुत सहजता के साथ सारे उत्तर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को ये जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी और तपेदिक रोग से, जिसको क्षय रोग भी कहा जाता है, उससे घबराएंगे नहीं, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। दूरदर्शन के इस विशेष प्रोग्राम में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।